Hi, I am Harsh, and in today's video we are going to talk about Django models and databases. तो हमने अभी तक सारे Django के बेसिक्स, हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, हमने स्टैटिक फाइल्स पढ़ लिया, हमने टेम्पलेट्स पढ़ लिया, एडवांस टेम्पलेट्स भी पढ़ लिया और हमने एक स्मॉल प्रोजेक्ट भी बना दिया। अब हम आज के वीडियो में देखेंगे Django मॉडल्स और डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस को हम Django में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। So first of all, we are going to discuss what is the necessity of databases in web development. So in web development, databases are essential for storing, managing and retrieving data efficiently. And they allow dynamic content generation, user authentication, transaction management and data consistency. And without databases, web applications would be static and unable to handle the complex data-driven needs of modern user, such as user profile, product listing और real time updates. So dynamic content generation जो होता है, for example, I as a user visit a website और वहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ या रजिस्टर करता हूँ, तो उसके बाद मेरे को टॉप राइट कॉर्नर पे मेरा नाम दिखता है वहाँ पे। तो वो नेम जो है वो हर यूज़र के लिए डिफरेंट होगा। यूज़र जिस भी नेम से लॉगिन करता है उसको वहाँ पे वो नेम दिखता है। तो वो नेम जो है वो डायनेमिक कंटेंट है, वो हर एक के लिए डिफरेंट है और वो कहाँ से आ रहा है, जो डेटाबेस है वेबसाइट का जहाँ पे यूज़र्स का डेटा स्टोर है, तो वहाँ से वो डेटा आ रहा है और वो आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है आपके वेब पेज पे। और सेम वे यूज़र ऑथेंटिकेशन में हमारा डेटाबेस का यूज़ होता है, जहाँ पे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में जाके सेव होती है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में काम आता है और डेटा कंसिस्टेंसी के लिए। सेम वे यूज़र प्रोफाइल एक एग्जांपल हो गया। आप जो भी प्रोफाइल क्रिएट करते हो किसी भी पोर्टल पे, फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब पोर्टल पे वेबसाइट बनाई है या फिर आपके कॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स दी है, तो वो कहाँ पे स्टोर है, आपके कॉलेज के डेटाबेस में। सेम वे प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, तो वहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की इमेज से लेकर उनकी जितनी भी डिटेल्स है, रेटिंग्स है, वो कहाँ से आ रहा है, पूरा डेटा डेटाबेस से। और रियल टाइम अपडेट्स के लिए भी क्या होता है, डेटाबेस का यूज़ होता है। एक एग्जांपल इसका अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो द डेटा यू अपलोड ऑन सोशल मीडिया इज ऑल्सो स्टोर्ड समवेयर इन द डेटाबेस। That database can be a cloud database or a big server on a different country, or for different countries there are different servers. So same way the data you download is also stored somewhere in the database. So जैसे आप Netflix यूज़ करते हैं तो Netflix में जितनी भी मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो Netflix के डेटा में क्या है, स्टोर है। सेम वे सोशल मीडिया में हर यूज़र की डिफरेंट प्रोफाइल होती है, जो भी अपने फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, वो भी जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज हर वेबसाइट में जो कंटेंट होता है वो कहीं ना कहीं बैकएंड से आ रहा होता है, डेटाबेस से आ रहा होता है, और जब हमको कोई कंटेंट स्टोर भी करना होता है तो वो कहाँ पे होता है, डेटाबेस में होता है। यूज़र यूजेस वेब ब्राउज़र to send a request and that request is then handled by a web server. Web server interacts with the database and then provide appropriate response. तो ये चीज़ हमको पता है, हम किससे इंटरेक्ट करते हैं, वेब ब्राउज़र से। अब वेब ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है, क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है। और उस ब्राउज़र के थ्रू क्या करते हैं, हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और जो भी रिक्वेस्ट होती है वो कौन हैंडल करता है, फिर वेब सर्वर। और जो भी कंपनी है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस कंपनी का जो सर्वर है वो सर्वर इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और अगर उस रिक्वेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वेब सर्वर को अगर डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो वेब सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा और वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमको एज ए रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो अब Django में ये चीज़ कैसे होती है, तो Django में अभी हम लोकल सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर पे काम करते हैं। तो हम जो भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम क्रोम से जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कौन हैंडल कर रहा है, हमारा Django का डेवलपमेंट सर्वर। और वो डेवलपमेंट सर्वर क्या कर रहा है, वो URL के साथ हमने जो भी व्यूज़ फंक्शन को मैप कर रखा है वो व्यू फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और वो व्यू फंक्शन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पॉन्स प्रोवाइड करने के लिए। अब मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमको डेटाबेस से चाहिए, तो वो व्यू फंक्शन जो है वो क्या करेगा, डेटाबेस से जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करेगा और हमको एज ए रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ हम अभी करके भी देखेंगे, जहाँ पे आपको इजीली ये जो Django कैसे काम करता है वो समझ में आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस Django models and databases.
So Django simplifies the creation and management of databases through its powerful object relational mapping system. तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सिस्टम क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर मॉडल्स. सो Django models are Python classes that define the structure of your database table. Each attribute in the model corresponds to a database field, and we define the database models, the Django models, in models.py file inside our Django application. तो जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली कुछ फाइलें आ जाती हैं जैसे views.py. सेम वे वहाँ पे एक models.py फाइल होती है. तो models.py फाइल जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस क्रिएट करते हैं और ईच क्लास रिप्रेजेंट्स अ डेटाबेस टेबल. तो ये कैसे होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफॉल्ट डेटाबेस, the default Django database. So the Django by default provides SQLite 3 database. So if we want to use this database, we are not required to do any configurations. तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि SQLite 3 अब क्या हमको सेपरेटली सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का यूज़ करते हैं और वो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक Django प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको क्या है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड होती है settings.py फाइल में. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि SQLite 3 जो है वो Django का बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेटाबेस होता है. तो जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो किसकी होंगी, हमारे SQLite 3 की. तो ये हम अभी करके देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. तो अगर आप जहाँ पे भी अपने लोकल सिस्टम में जहाँ पे भी अपना प्रोजेक्ट स्टोर करते हैं उस फोल्डर के अंदर जाएं और वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाएं. सो Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और इसका नाम हम दे देते हैं मॉडल प्रोजेक्ट 1. सो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है. अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं और एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करते हैं रिवाइज करना हो या फिर आपने कभी सीखा नहीं है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी है. अब हम VS कोड एडिटर को खोलेंगे. सो मैंने अपना प्रोजेक्ट VS कोड में खोल दिया है और आप VS कोड में जब settings.py फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है डेटाबेस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे दिखेंगी settings.py फाइल के अंदर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SQLite 3 जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड है. नाउ व्हाई Django uses SQLite 3. So SQLite simplicity and ease of use make it the ideal default database for Django, especially during development. However, as your application grows and require more robust database features, Django ORM makes it straightforward to transition to a more powerful database system. तो हमको अगर कोई और डेटाबेस पे शिफ्ट करना है जो हमारा SQLite 3 है इसकी बजाय हमको कोई और डेटाबेस यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल MySQL या फिर PostgreSQL, तो हमको क्या करना है, ये जो सेटिंग्स है खाली हमको इसको चेंज करना है और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी Django खुद जो है वो देख लेता है. तो आपको बस ये चीज़ करनी है और दूसरा जो है माइग्रेशंस करने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे माइग्रेशंस क्या होता है. सो फॉर स्मॉल टू मीडियम एप्लीकेशंस दिस डेटाबेस इज इनफ. But Django can provide support for other databases also like Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc. So अगर हम स्मॉल एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एक कोई खुद का कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम SQLite 3 का यूज़ कर सकते हैं. पर अगर आपको अपनी वेबसाइट को प्रोडक्शन में डालना है तो आप PostgreSQL का यूज़ करें जहाँ पे आपके सिंपली क्या होगा, आप डेटाबेस को सेपरेटली मैनेज कर पाएंगे. अगर आप फ्री टायर किसी का यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पाइथन एनीवेयर का या फिर और कोई प्लेटफॉर्म है रेलवे रेंडर, तो वहाँ पे आपको इजीली जो है अपने वेबसाइट को प्रोडक्शन में डालने में आसानी होगी, जो कि हम आगे जाके उस पर भी एक कोर्स बनाएंगे. बट अभी हम जो हैं बेसिक डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना दिया और उसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो देख ली. नाउ इफ़ वी वांट टू यूज़ एनी अदर डेटाबेस देन वी हैव टू चेंज दिस कॉन्फ़िगरेशंस. सो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे चेंज करते हैं. सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर आवर ओन डेटाबेस विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स. सो सबसे पहले इंजन, दैट इज़ द नेम ऑफ द डेटाबेस इंजन. देन द नेम, सो डेटाबेस का नाम. उसके बाद यूज़र, डेटाबेस लॉगिन यूज़र नेम. तो फॉर एग्जांपल आप MySQL यूज़ कर रहे हो तो MySQL का आप जो भी यूज़र नेम रखते हो और पासवर्ड रखते हो आपको वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. और होस्ट और पोर्ट जो होता है ये ऑप्शनल होता है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको कनेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है.
सो सम ऑफ दिस अबव पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि MySQL को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो हम जो एग्जाम्पल है कोड के थ्रू दोनों का समझेंगे, MySQL और SQLite 3 का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL डेटाबेस एंड यू कैन यूज़ MySQL कमांड लाइन क्लाइंट इंस्टॉल्ड ऑन योर लोकल मशीन। तो अगर MySQL आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, अगर आपको MySQL यूज़ करना है। अगर नहीं करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आप समझ लें कि MySQL को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। आप बाद में सीख सकते हैं इसको, हम SQLite भी करेंगे, जो कि आप साथ में मेरे परफॉर्म करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोल लिया है। और अगर आपको बाई चांस मान लो MySQL कमांड लाइन खोलते और वो बार बार क्रैश हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप दबाना है और टास्क मैनेजर में आपको सर्विसेज पे जाना है। और सर्विसेज में आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके MySQL ढूंढना है कहाँ पे। और MySQL आपको अगर यहाँ पे मिल गया MySQL 80, तो यहाँ पे अगर ये स्टॉप्ड है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेना है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट के साथ, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम है StudentDB। तो मैंने ऑलरेडी StudentDB कॉन्फ़िगर कर रखा है, यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो हम इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं। सो यूज़ StudentDB। तो मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कोई टेबल तो नहीं है। सो हम ऐसा करते हैं, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और इसका नाम हम दे देते हैं AuthorDB। सो AuthorDB क्रिएट हो गया, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़ AuthorDB। सो उसके बाद हमको क्या करना है, आपका Django कैसे MySQL के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए हमको क्या करना है, MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास कमांड है pip install MySQL क्लाइंट। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आपको सिंपली कमांड लिख देनी है pip install MySQL क्लाइंट। सो मेरे सिस्टम में अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा। आप यहाँ कमांड लिख के एंटर दबाएंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, settings.py फाइल में जाके आपको डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस चेंज करना है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सो अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेट कर लेता हूँ, मॉडल प्रोजेक्ट 1, और यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, python manage.py स्टार्ट ऐप मॉडल ऐप। और मॉडल ऐप को हमको फिर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड करना पड़ेगा settings.py के अंदर, ताकि हमारा Django जो है वो समझ पाए कि हमने एक नई एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करी है और उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड कर रहे हैं। सो ये चीज़ कर ली हमने। आप जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको models.py फाइल क्रिएट हो जाती है अपने आप, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं एंड ईच क्लास रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस टेबल, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कैसे हमको डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना है MySQL को। सो MySQL को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत है, इंजन, नेम, यूज़र और पासवर्ड। होस्ट और पोर्ट जो है वो ऑप्शनल होता है। अब इंजन जो है वो आपको क्या करना है, django.db.backends.mysql, और नेम जो है वो आएगा आपका डेटाबेस का नाम, और यूज़र और पासवर्ड जो भी आपने अपने MySQL क्लाइंट का सेट किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो नाउ लेट्स गो टू द settings.py फाइल। हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हम SQLite का कॉन्फ़िगरेशन वापस यूज़ करेंगे, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और एक नया यहाँ पे हम बना देते हैं डेटाबेसेस नाम का डिक्शनरी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देना है, इंजन। सो django.db.backends.mysql। इसके बाद हम जो है नेम देंगे हमारा, तो इसका जो नेम था हमारा डेटाबेस का, उसका नाम हमने दिया था AuthorDB। देन द यूजर and the last one is password। सो हमने MySQL को कॉन्फ़िगर कर लिया।
मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा ताकि आप देख के भी सीख पाएँ, और अगर आपको रिवीजन करना है बाद में तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल्स होता क्या है थोड़ा और डिटेल में, और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग भी क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। Django models are Python classes that define the structure of your database tables, and each attribute in the model corresponds to a database field। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम models.py में क्लासेस क्रिएट करते हैं और हर क्लास रिप्रेजेंट करती है डेटाबेस की टेबल्स को। हमको जाके MySQL क्लाइंट खोल के वहाँ पे हमको क्वेरीज रन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस पाइथन कोड लिखना है। इससे डेवलपर को क्या है आसानी होती है, उसको दो लैंग्वेजेस अलग से हैंडल नहीं करनी पड़ती। आप खाली पाइथन कोड लिखें, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा पाइथन कोड को आपके SQL कोड में। तो हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपली क्लास बनानी है, या फॉर एग्जाम्पल हमने क्लास का नाम दिया यहाँ पे ऑथर एंड models.model। उसके बाद हम इस क्लास के अंदर क्या करते हैं, फील्ड्स बनाते हैं। अब मान लो हमको कोई फील्ड बनानी है author_name, तो इसका हम यूज़ करेंगे देन models डॉट, और जो भी फील्ड का नाम है, तो जैसे केयर फील्ड है ये, तो केयर फील्ड, और हमको केयर फील्ड में मैक्स लेंथ देनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे मैक्स लेंथ दे देते हैं 35। तो ये कैसे फील्ड क्रिएट करते हैं, क्या होता है, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मैं बस आपको समझाने के लिए अभी ये क्रिएट करके बता रहा था। सो इन Django, a model is a Python class that represents a database table. Each model class corresponds to a table in the database, and each attribute of the class represents a column in that table. And the field in the model class defines the data type and constraints of the column in the database. तो हमने ये अभी देखा, ये क्या है हमारे, ये कॉलम का नाम है, और ये हमारी फील्ड है केयर फील्ड, और केयर फील्ड में यहाँ पे ब्रैकेट में हम जो भी देते हैं ये कॉन्स्टेंट्स है वो डिफाइन करते हैं, और केयर फील्ड का मतलब क्या है, जो हमारी फील्ड का टाइप है वो केयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो है पाइथन का कोड लिखा है, हमको डेटाबेस का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कैसे रन करते हैं कि वो वहाँ पे डेटाबेस में स्टोर हो जाए, वो हम आगे जाके अभी सीखेंगे कि माइग्रेशंस का क्या काम होता है यहाँ पे। Django models allow you to interact with your database using Python code instead of writing raw SQL queries। ये हमने अभी डिस्कस किया। And the Django ORM Object Relational Mapping automatically handles the conversion between Python object and database record। तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग देख लेता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट्स, क्लास, मेथड्स का यूज़ करके हम जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमको रो SQL क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ORM क्या करता है, माइग्रेशंस का यूज़ करके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है पाइथन ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस में। यहाँ पे आप एक मॉडल क्लास का एग्जांपल देख सकते हैं। क्लास ऑथर बनाई है जिसमें हमने नेम फील्ड ली है जो कि केयर फील्ड है, और चैनल नेम जो कि डेट फील्ड है, और उसके बाद हमने एक हमारा मेथड बनाया है str नाम का, जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं नेम को। तो इन दिस एग्जांपल क्या हो रहा है वो हम समझ लेते हैं। द ऑथर क्लास इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स अ टेबल इन द डेटाबेस। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जो है ये हमारे टेबल का नाम है। एंड द नेम एंड बर्थ डेट एट्रीब्यूट्स आर, सो बर्थ डेट की जगह यहाँ चैनल नेम हो गया है, यहाँ पे बर्थ डेट आना चाहिए। सो द नेम एंड बर्थ डेट एट्रीब्यूट्स आर फील्ड्स दैट करेस्पॉन्ड टू कॉलम्स इन द ऑथर टेबल। तो जो भी कॉलम्स हैं ऑथर टेबल के वो कौन कौन से हैं, नेम और बर्थ डेट। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ Django मॉडल्स, द str फंक्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये str फंक्शन is a special method that is defined to use a human readable string representation of an object। So जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे तो वो रिटर्न हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, तो वो नेम को डिस्प्ले करेगा। अगर हम ये जो है ये इस मेथड को यहाँ पे डिफाइन नहीं करें तो वो क्या रिटर्न करता है, वो एक अलग से कुछ मैसेज डिस्प्ले करेगा जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। So when you define the str method in your Django model, it controls what will be displayed when you print an instance of the model, that is object of the model, and when it is displayed in the Django admin interface, the Django shell, or other context where the object is converted to a string। तो ये अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने में, पर अगर आपने str मेथड पहले से पढ़ रखा है पाइथन में तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आएगी। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं अभी आपको इजीली इसको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है।
सो हाउ इट वर्क्स, तो ये आपको जो str मेथड यहाँ पे दिख रहा है ये कैसे वर्क करता है. सो इफ़ यू don't define a str method, Django will fall back to the default string representation which is usually something like, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैसेज, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी हाईलाइट किया. तो अगर हम str मेथड का यूज़ नहीं करेंगे तो वो ऑथर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे उसकी प्राइमरी की को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा. पर ये हमको समझने के लिए आसान नहीं है. जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमको ईजिली समझ में आए किस ऑथर का डेटा वो हमको डिस्प्ले करके दे रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, str फंक्शन का यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं और ऑथर का नाम जो है वो हर्ष है, तो वो रिटर्न में क्या प्रिंट करके देगा, हमको हर्ष प्रिंट करके देगा, जिससे हमको इजीली समझ में आता है कि ये कौन से ऑथर की बात हो रही है. आप और भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो अपेंड करके, जिससे थ्रू आपको क्या इजीली समझ में आए कि ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा. So now we are going to discuss different types of fields in Django models. So Django provides a variety of field types to define the structure and constraints of your model's data. So here are some of the most commonly used field types. So the first one is char field. तो अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो char field आपको पता होगा किसके लिए यूज़ होता है, to store a string. And it is a field that is used to store string of a fixed length. तो हमको लेंथ भी प्रोवाइड करनी पड़ती है. तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड. सो कैर फील्ड जो है वो फील्ड का टाइप है और जो भी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं वो क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है. सो दिस कैर फील्ड इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ मॉडल्स क्लास और इसको हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन अ फील्ड इन आवर पाइथन कोड. और हमको डेटाबेस में जाके वहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है. सेम वे टेक्स्ट फील्ड किसके लिए यूज़ होता है, टू स्टोर लार्जर टेक्स्ट एंड नो मैक्सिमम लेंथ इज एनफोर्स्ड हियर. मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है. जैसे टेक्स्ट एरिया है, जैसे कोई भी आप किसी कंपनी की एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो आपको बोलते हैं कि आपका कवर लेटर आप टाइप करके बताएं या फिर आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या ऑब्जेक्टिव है वो आप टाइप करके बताएं. तो वहाँ पे जो होती है वर्ड लिमिट नहीं होती, वहाँ पे आप कितने भी वर्ड्स लिख सकते हो. या फिर किसी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है तो वहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड काम आती है. एंड द नेक्स्ट वन इज इंटीजर फील्ड. सो इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़. तो आपकी जो भी इंटीजर वैल्यूज़ है, जैसे एज हो गई तो एज आप किस में लोगे, इंटीजर फील्ड में लोगे. सेम वे फ्लोट फील्ड आपको पता है अगर डेसिमल पॉइंट वैल्यू है. फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू जो 3.14 होती है तो उसके लिए हम फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं. या फिर प्राइस कोई है जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में है तो हम फ्लोट फील्ड का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे. ये सारी फील्ड एक एक करके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से और समझेंगे. द नेक्स्ट वन इज डेसिमल फील्ड. सो अ फील्ड फॉर स्टोरिंग डेसिमल नंबर्स विथ फिक्स्ड प्रेसिशन. तो यहाँ पे हम फिक्स्ड प्रेसिशन दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल द डेसिमल प्लेसेस, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू स्टोर. तो जैसे यहाँ पे हमने 2 दे रखा है और मैक्स डिजिट हमने दे रखे 10. तो फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है 50.55 तो वो खाली 2 डेसिमल प्लेसेस लेगा. उसके बाद की अगर कोई और वैल्यूज है, जैसे पाई की वैल्यू भी 3.14 के बाद बहुत लंबी होती है तो वो खाली 2 डिजिट्स ही लेगा पॉइंट के बाद. सेम वे बूलियन फील्ड आपको पता ही है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू अगर हमको स्टोर करानी है और हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ट्रू दे रखा है. डेट मीन्स अगर कोई वैल्यू यूज़र नहीं डाल रहा है तो ये ट्रू रहेगा. तो इज एक्टिव करके हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने वैल्यू दे दी ट्रू, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. अगर हम फॉल्स प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो फॉल्स वैल्यू वहाँ पे स्टोर करेगा. नाउ द डेट फील्ड, इट इज़ यूज टू स्टोर डेट वैल्यूज़ और यहाँ पे हम बर्थ डेट ले सकते हैं या फिर व्हेन द एंट्री वॉज क्रिएटेड, कब हमने ये एंट्री डेटाबेस में स्टोर कराई वो भी हम वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं. सो अभी हम बर्थ डेट देख रहे हैं तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड. तो ये अभी हम प्रैक्टिकल में भी डेट फील्ड का यूज़ करेंगे. और डेट टाइम फील्ड जो होती है वो किसके लिए होती है, डेट और टाइम दोनों की जो वैल्यूज़ है वो स्टोर करनी है. अगर जैसे कब क्रिएट किया था या फिर कब डिलीट किया था या कब मॉडिफाई किया था तो हम ये सारी फील्ड्स भी बना सकते हैं. एंड ऑटो नाउ एट ट्रू का क्या मतलब है, तो इट ऑटोमेटिकली सेट्स द फील्ड टू द करंट डेट टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट क्रिएटेड. तो जब भी हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं डेटाबेस में तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं ऑटो नाउ ऐड का. इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा. ये तो हमको खुद से यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ऑटो नाउ ऐड एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं.
एंड खाली अगर ऑटो नाउ का यूज़ करेंगे सो इट ऑटोमेटिकली अपडेट्स द फील्ड टू द करंट डेट एंड टाइम एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेव्ड। तो जब भी अपडेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अगर हम ऑटो नाउ का यूज़ करते हैं, ऑटो नाउ एट्रीब्यूट का। द नेक्स्ट इज ईमेल फील्ड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर ईमेल एड्रेसेस। तो जैसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या फिर कोई लॉगिन फॉर्म है तो वहाँ पे हमको ईमेल फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर यूज़र प्रोफाइल है तो वहाँ पे भी हमको ईमेल फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फॉरगॉट पासवर्ड भी जब सीखेंगे तो वहाँ पे भी ईमेल फील्ड का हम यूज़ देखेंगे। देन द URL फील्ड इज़ यूज टू स्टोर URLs। तो आप देखते हैं वेबसाइट पे बहुत सारे ऐसे कुछ URLs दिए रहते हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो आप वहाँ पे ये URL फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ अपने जैसे आपने गूगल ड्राइव पे कुछ स्टोर कर रखा है तो आप चाहते हो जैसे अगर कोई आपके रेज्यूमे बटन पे क्लिक करे तो आपका रेज्यूमे डेटाबेस में खुल जाए, तो ये जो URL है उसका जो रेज्यूमे जहाँ पे भी आपने स्टोर किया है वो हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, हमारे डेटाबेस में। तो उसके लिए URL फील्ड का यूज़ होता है। नाउ द फाइल फील्ड। सो फाइल फील्ड इज़ फॉर अपलोडिंग एंड स्टोरिंग फाइल्स इन आवर सिस्टम। तो कोई PDF अपलोड कर रहा है या फिर कोई इमेज अपलोड कर रहा है कोई, तो अगर हमको वो स्टोर कराना है तो हम फाइल फील्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको अपलोड टू करके जो हमारा एट्रीब्यूट है वो यूज़ करना पड़ता है, और ब्रैकेट में हमको देना पड़ता है कि कौन से फोल्डर में इसको स्टोर करना है। तो ये सारी क्वेरीज वैसे नॉर्मली मीडिया फोल्डर में हम स्टोर करवाते हैं जो भी यूज़र अपलोड करता है, और जो हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर में रखते हैं। तो मीडिया फोल्डर जो है वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे मीडिया फोल्डर काम करता है, और हम कैसे यूज़र ने जो डेटा हमको दिया वो हम कैसे मीडिया फोल्डर में स्टोर करवाते हैं। सेम वे इमेज स्टोर करानी है तो हम इमेज फील्ड का यूज़ करते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेन की और जो अदर कीज़ होती है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो दूसरी फील्ड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इन सारी फील्ड्स का हम एक एक एग्जांपल देख लेंगे। इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको मॉडल समझाऊं कि कैसे मॉडल क्रिएट होता है, कैसे हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और माइग्रेशंस क्या होता है। तो हम इस वीडियो में अभी बेसिक सीख रहे हैं। So now the next topic is migrations. So Django uses migrations to propagate changes you make to your models, like adding a new field into your database schema. तो आप जो भी चेंजेस करते हैं अपने मॉडल्स में, और आप कोई अगर नया डेटा एंटर करते हैं तो माइग्रेशंस क्या करता है, वो चेंजेस रिकॉर्ड करता है। जैसे आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट में क्या होता है, वो आपके चेंजेस रिकॉर्ड करता है। जैसे जैसे आप नए चेंजेस पुश करते हैं वो सारे जो चेंजेस है वो रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि अगर हमने गलती से कुछ ऐसा चेंज करा जो हमको नहीं करना था तो हम पीछे वाले वर्जन में वापस रिवर्ट बैक कर पाए। तो जेंगो में भी माइग्रेशंस का काम ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हैं models.py फाइल में, उसके बाद आपको हर बार माइग्रेशंस रन करने हैं। इसकी कमांड हम अभी आगे देखेंगे। उसके थ्रू क्या होगा कि वो रिकॉर्ड करेगा चेंजेस, और उसके बाद हम जब मेक माइग्रेशंस के बाद माइग्रेट कमांड चलाएंगे तो वो क्या करेगा, इन डेटाबेस जो भी हमने चेंजेस किए वो अप्लाई कर देगा हमारे डेटाबेस में। So the make migrations command creates new migration files based on the changes in your models. तो ये अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका। तो make migrations कमांड क्या करती है, नई migrations files बनाती है जितने भी हम चेंजेस करते हैं उनके लिए। एंड द migrate कमांड क्या करती है, it applies those changes and migrations to the database. And Django migrations are a powerful tool to manage the evaluation of the database schema over time. And they essentially track changes made to your data models and automatically generates the necessary SQL code to apply those changes to your database. तो Django में मेन माइग्रेशंस का काम ही ये है कि वो ऑटोमेटिकली जो नेसेसरी SQL कोड होता है वो अपने आप जनरेट कर लेता है। हमको खुद से SQL कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सारा काम किस में होगा, पाइथन कोड में, Django में। तो हमको कोई भी SQL कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत ही ये है। एंड दिस एंश्योर्स दैट योर डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑलवेज अलाइन विथ योर मॉडल्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मॉडल्स में अपग्रेडेशन कर दी पर हम डेटाबेस में नहीं करी क्योंकि हमने माइग्रेशंस रन नहीं करे। तो दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो अलाइन करें, उसके लिए हमको क्या करना है, माइग्रेशंस रन करना है जब भी हम कुछ भी अपडेट कर रहे हैं। सो नाउ हाउ माइग्रेशंस वर्क। तो मॉडल चेंजेस, द फर्स्ट पॉइंट, you make changes to your models such as adding a new field, renaming a field और deleting a model, या फिर कोई नया एट्रीब्यूट आप ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद आपको माइग्रेशंस रन करने हैं। अब मेक माइग्रेशंस कमांड जो होती है वो माइग्रेट कमांड से हमको पहले रन करनी होती है, जिसका मतलब मेक माइग्रेशंस का मतलब ये है कि दिस कमांड एनालाइजेज योर मॉडल्स एंड क्रिएट अ न्यू माइग्रेशन फाइल इन द माइग्रेशंस डायरेक्टरी ऑफ योर एप्लीकेशन।
एंड दिस फाइल कंटेन्स द चेंजेस यू मेड। तो मेक माइग्रेशंस कमांड क्या करती है, एक नई माइग्रेशन फाइल बना देती है, जो हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकल में कहाँ पे बनती है ये। और वहाँ पे वो क्या करती है, न्यू फाइल में एक पाइथन कोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है जब हम माइग्रेट कमांड यूज़ करते हैं। तो वो पाइथन कोड में क्या लिखा होता है, जो भी हमने अपडेट्स किए वो सारे अपडेट्स उस पाइथन कोड में लिखे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। देन द थर्ड थिंग इज माइग्रेट। सो जो भी चेंजेस हैं वो अब नई फाइल में जो हैं वो वहाँ पे स्टोर है, पर वो अभी तक डेटाबेस में चेंजेस नहीं हुए, तो वो करने के लिए हमको माइग्रेट कमांड का यूज़ करना है। सो माइग्रेट कमांड applies the changes defined in the migration file to your database. Now let's see a practical to understand migrations. तो हमने ऑलरेडी जो मॉडल प्रोजेक्ट 1 है वो क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने मॉडल ऐप भी बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडल ऐप है ये हमने क्रिएट कर लिया है, और मॉडल प्रोजेक्ट 1 में हमने सेटिंग्स में जो है MySQL की सेटिंग्स ऐड कर ली है, और हमने यहाँ पे हमारे मॉडल ऐप को भी इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड कर लिया है। नाउ हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, तो नेक्स्ट वर्क ये है कि हम अब क्या करेंगे, मॉडल्स क्रिएट करेंगे। तो हमने जो ऑथर मॉडल है उसमें नेम और बर्थ डेट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे चैनल नेम गलती से आ गया है, तो हम अभी चैनल नेम नहीं ले रहे, हम बर्थ डेट लेके वहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। सो नाउ लेट्स सी। सो मॉडल्स में हमने क्या किया, क्लास और ऑथर नाम का हमने जो है हमारी टेबल बनेगी, जो कि जिसमें एक फील्ड हमने ऑलरेडी बना दी है ऑथर नेम, और अब हम बनाएंगे बर्थ डेट। सो डेट फील्ड, और ये हमने बना लिया। अब हम str फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसका मैं अभी आपको और एक बार प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि str फंक्शन कैसे क्या रिटर्न कर रहा है। एंड हियर वी आर गोइंग टू रिटर्न ऑथर नेम। सो मॉडल्स क्रिएट हो गए, हमने मॉडल पूरा अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो जब भी आप मॉडल बना लेते हैं आपको क्या करना है, मेक माइग्रेशंस कमांड रन करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एंड रन माइग्रेशंस। तो कमांड जो होती है वो होती है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो पहले हम ये कमांड रन करके देख लेते हैं, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्रिएट मॉडल ऑथर जो है वो हो गया है, और वो कौन सी फाइल में स्टोर हुआ है, initial.py। तो आप जब अपना VS कोड खोलेंगे तो यहाँ पे आपको आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक माइग्रेशंस फोल्डर दिखेगा। तो ये जो है ये हम मेक माइग्रेशंस जब कमांड रन करते हैं तब क्रिएट होता है, और जो आपने इनिशियल जो भी लिखा वो यहाँ पे देखो आपको पाइथन कोड इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है, हमने खुद से कुछ भी नहीं किया। तो ये फाइल अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय जेंगो। और अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो है, जो हमने SQL में डेटाबेस बनाया, अभी हम यहाँ पे यूज़ ऑथर DB करके देखते हैं कि इसमें कोई भी टेबल अभी ऐड हुई है, क्योंकि हमने अभी तक माइग्रेट कमांड का यूज़ नहीं किया। तो हमारी जो ये ऑथर टेबल है ये खाली होगी। ऑथर DB देखो आप यहाँ पे एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे माइग्रेट कमांड का यूज़ करना है। सो पाइथन manage.py migrate। सो इट इज़ अप्लाइंग ऑल द माइग्रेशंस। और ये जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस में जो भी टेबल्स होती हैं, जैसे एडमिन टेबल हो गई, ऑथ हो गई, कंटेंट टाइप, मॉडल ऐप, तो वो जितनी भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। तो अब हम MySQL में चेक करते हैं वापस से शो टेबल्स कमांड रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मॉडल ऐप अंडरस्कोर ऑथर जो है वो यहाँ पे रेडी तैयार हो गया है। ये बाकी सारी जो है ये तो परमिशंस और यूज़र ग्रुप्स और ये सारी हम चीज़ें बाद में समझेंगे, बट आपको अभी क्या देखना है, यहाँ पे देखिए ऑथर जो टेबल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी ऑथर टेबल में कोई भी डेटा है तो नहीं है, पर हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मॉडल ऐप अंडरस्कोर ऑथर। तो आप देख सकते हैं एम्प्टी सेट है। सो मेक माइग्रेशन से क्या होता है, इट एग्जामिन योर मॉडल्स फॉर चेंजेस। तो आपकी models.py में जो भी चेंजेस है वो रिकॉर्ड करता है वो, और उसके बाद उनको एक माइग्रेशंस डायरेक्टरी जो है जो हमने अभी देखी वहाँ पे सेव करता है। तो मैंने यहाँ इमेज में सेम चीज़ बता रखी है। और उसके बाद माइग्रेट कमांड क्या करती है, ये माइग्रेशंस फाइल को रीड करके और उसको ट्रांसलेट करती है जो भी पाइथन बेस्ड चेंजेस है इनटू SQL स्टेटमेंट्स, और उनको फिर एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे आपने देखा सेम एग्जीक्यूट होते हुए। नाउ आफ्टर एवरी चेंज इन models.py फाइल यू हैव टू रन बोथ द अबाउ कमांड्स। तो आपको दोनों अबाउ कमांड्स रन करनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई नई फील्ड ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी, तो सिटी जब हम ऐड कर रहे हैं models.care फील्ड,
और इसकी हम मैक्स लेंथ दे देते हैं 20। तो अब हमने जब सिटी यहाँ पे ऐड किया और इसको हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं। सो डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू और सिटी हम दे देते हैं मुंबई। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमने चेंजेस किए, तो इसको हमको अब वापस से माइग्रेशंस कमांड को रन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेक माइग्रेशंस करेंगे ताकि वो जनरेट कर ले हमारी जो नई फाइल है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो माइग्रेशंस फोल्डर में हमारी एक नई फाइल तैयार हो गई है जो कि नए चेंजेस हैं हमने जो किए। और इसके बाद अब इन चेंजेस को हमको अप्लाई कर देना है हमारे डेटाबेस में। तो हमको कौन सी कमांड रन करनी है? python manage.py migrate। तो हमारे जो नए चेंजेस हैं वो भी डेटाबेस में अप्लाई हो चुके हैं। हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारे डेटाबेस का, DESC मॉडल ऐप। अगर आपको SQL नहीं आती है तो हम बहुत जल्द SQL का भी कोर्स लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही नई अपडेट आएंगे तो आपको सीखने में आसानी होगी, आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं। सो DESC मॉडल ऐप में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिटी फील्ड जो है वो भी ऐड हो गई है और ID फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, जो कि हमारी प्राइमरी की होती है। तो ये जो होती है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है हमारे डेटाबेस में। जब भी हम कोई भी नई टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे एक ID फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप खुद से भी एक प्राइमरी की बना सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द ID फील्ड। तो ये हमारा हमने माइग्रेशन समझ लिया। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे व्यू बनाएंगे टू ऐड डेटा इन आवर टेबल। तो अभी तक हमने खाली टेबल बनाई, उसमें डेटा हमने ऐड नहीं किया है, तो उसके लिए हम व्यू फंक्शन बना रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट अ व्यू। तो यहाँ पे हमने जो भी मॉडल्स बनाए उनको इंपोर्ट करना पड़ता है हमको। तो फ्रॉम और हमारा जो ऐप का नाम था वो है मॉडल ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और हमने उसका नाम क्या दिया था? ऑथर। नाउ हम क्या कर रहे हैं, व्यू बना रहे हैं str व्यू, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा देंगे। तो ऑथर इक्वल्स टू, और हमने जितनी भी फील्ड्स थी अब उनका डेटा यहाँ पे देना है। नेम इक्वल्स टू, तो नेम आपको यहाँ पे दे देना है। देन बर्थ डेट, एंड सिटी। तो सिटी हम नहीं दे रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे अपने आप वो ले लेगा। देन ऑब्जेक्ट डेटा, सो ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू ऑथर, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस ऑब्जेक्ट डेटा। तो इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको सबका समझाऊंगा क्या मतलब होता है। और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम HTTP रेस्पॉन्स रिटर्न करवा देते हैं। सो फॉर django.http import http response। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP रेस्पॉन्स, और यहाँ पे हम सिंपली ऑब्जेक्ट डेटा को रिटर्न करा रहे हैं। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ऑथर का ये जो है ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमारी वैल्यूज़ क्या क्या जा रही है, नेम फील्ड में जा रही है हर्ष, और बर्थ डेट में हम ये वैल्यू दे रहे हैं। और हमने अभी तक वैल्यू किसकी नहीं दी, सिटी की नहीं दी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो ले लेगा। अब ऑब्जेक्ट डेटा जो है इसमें हम ऑथर की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डेटा को जब हम यहाँ प्रिंट कराएंगे तो हमने यहाँ पे जो str फंक्शन बनाया है ये क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्फ डॉट ऑथर नेम। तो वो प्रिंट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऑथर का नेम, एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग द रिटर्न HTTP रेस्पॉन्स। सो लेट्स क्रिएट अ URL फॉर दिस। तो अभी हम डायरेक्ट जो है वो URL यहाँ पे दे देते हैं, बट आप क्या करो एप्लीकेशन में URL बना के भी दे सकते हैं। तो पहले हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे व्यू फंक्शन को। सो फ्रॉम मॉडल ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट str व्यू, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको डिफ़ॉल्ट पाथ जो है हमारा, और इसका नाम था str व्यू। सो हमारा जो URL है वो क्रिएट हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमारे डेवलपमेंट सर्वर को रन करना है। सो python manage.py रन सर्वर। सो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ है हमको उसको एक्सेस करना है। सॉरी, नेम जो था वो था ऑथर नेम, हमने फील्ड का नाम यहाँ पे गलत दे दिया है। सो ऑथर अंडरस्कोर नेम।
सो देखते हैं हमारा सर्वर रीलोड हुआ। तो हमारा सर्वर रीलोड हो चुका है। अब हम वापस से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या रिटर्न कर रहा है, हर्ष रिटर्न कर रहा है। और आपको अपने सर्वर पे भी यहाँ पे हर्ष दिख जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रिंट करा रहे हैं हमारे सर्वर पे। आप यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू देख सकते हैं। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी खाली हर्ष आ रहा है। अभी हमारा डेटा हम जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा रहे। मैं अभी खाली आपको str फंक्शन समझा रहा था। जो str फंक्शन हमने यहाँ पे रिटर्न किया तो वो ऑथर का नाम दे रहा है। अभी मान लो हम इस फंक्शन को यहाँ से हटा लेते हैं। सो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सर्वर रीलोड हुआ। सर्वर रीलोड हो चुका है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देख, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर ऑब्जेक्ट और नन फील्ड आ रही है, क्योंकि अभी कोई वैल्यू हमने डेटाबेस में ऐड नहीं करी है। तो इससे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी कौन सी वैल्यू दे रहा है डेटाबेस में से और किस ऑथर की दे रहा है। तो अब किस ऑथर की वैल्यू है उसके लिए हम ये str जो है फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वहाँ पे हम ये ऑथर की वैल्यू जो है वो सेव कर लेते हैं। तो सेव के लिए सेव फंक्शन होता है, तो ऑथर डॉट सेव। अभी हमने फॉर्म्स नहीं पढ़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट से डेटा नहीं ले रहे, अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे डेटा दे रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, हमारी वेबसाइट के थ्रू जो हमारा वेब पेज है वहाँ से हम क्रिएट करेंगे, और जब हम वहाँ पे बटन दबाएंगे तो उसके बाद ये व्यू फंक्शन उसको हैंडल करेगा और डेटाबेस में सेव करेगा। बट अभी हम नॉर्मल जो चीज़ है वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो लेट्स सी, सर्वर रीलोड हो चुका है। अब हम इसको वापस से रीलोड कर देते हैं। सो द डेट फॉर्मेट इज़ इनवैलिड, क्योंकि हमने बीच में जो है यहाँ पे स्लैश का यूज़ किया है, यहाँ पे हाइफन आएगा। सो हाइफन हमने दे दिया। देखते हैं हमारा सर्वर रीलोड हुआ। यस, नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर्ष की वैल्यू अब आ रही है क्योंकि हमने str फील्ड को अनकमेंट कर लिया। अब हम हमारे डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो वैल्यूज़ है वो ऐड हो चुकी है। बर्थ डेट, सिटी जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और ऑथर का नेम, और जो हमारी प्राइमरी की है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू ऐड डेटा इन द डेटाबेस एंड हाउ जेंगो वर्क्स विथ मॉडल्स। तो हमने जो बेसिक चीज़ है वो देख ली है। हम धीरे धीरे करके आगे के वीडियोस में और समझेंगे कि कैसे क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि अब SQLite के साथ कैसे काम करना है हमको। तो SQLite डेटाबेस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो हमने SQL को कॉन्फ़िगर किया, इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर लेंगे। मैं पहले सर्वर स्टॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमको इसको अभी यहाँ पे क्या करना है, कमेंट आउट कर लेना है। सो कंट्रोल के साथ स्लैश, और उसके बाद जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं इनको वापस से ओपन कर लेना है। नाउ वी हैव टू अगेन रन द माइग्रेशंस एंड माइग्रेट कमांड। सो हमने डेटाबेस जब चेंज किया तो हमको माइग्रेट कमांड वापस रन करनी पड़ती है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ही हमने माइग्रेट कमांड रन करी तो यहाँ पे db.sqlite3 करके एक नई फाइल क्रिएट हो गई है, जहाँ पे अब हमारा सारा जो डेटाबेस का डेटा है वो यहाँ स्टोर होगा हमारे db.sqlite3 फाइल में। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस होता है वो जब भी यूज़ करते हैं और माइग्रेट कमांड का यूज़ करते हैं तो ये फाइल जो है db.sqlite3 ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब हमको सिंपली क्या करना है, हमारा जो सर्वर है उसको रन करना है हमको। सो सर्वर रन कर लिया हमने। अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्ष लिखा आ रहा है। और अगर आपको डेटाबेस का डेटा देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, db.sqlite3 के लिए आपको अपने सिस्टम में db ब्राउज़र फॉर SQLite यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें आप इस फाइल को लोड करके देख सकते हैं। नहीं तो आप VS कोड में भी एक्सटेंशन होते हैं जो कि डाउनलोड कर सकते हैं टू सी द डेटा ऑफ दिस फाइल db.sqlite3। तो मेरे इसमें एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मॉडल्स आ चुके हैं, और हम जो है मॉडल ऐप ऑथर का भी वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ID फील्ड है, ऑथर नेम है, बर्थ डेट है और सिटी है। तो ये जो चीज़ है ये है db.sqlite3 के लिए। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, हमने MySQL से देख लिया और SQLite3 को भी हमने रन करके देख लिया। आप भी ये साथ साथ में रन करके देख ले तो आपको सीखने में आसानी होगी। तो सेव फंक्शन आपको पता चल गया। सेव फंक्शन का क्या यूज़ है, हमको जब डेटा सेव करवाना है हमारे डेटाबेस में।
तो अभी हमने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ से डेटा प्रोवाइड किया है। अभी हमने फॉर्म्स नहीं पढ़ा, तो फॉर्म्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट से जो डेटा है वो स्टोर करवाएंगे हमारे डेटाबेस में। सो आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं वैल्यू। इसके बाद आप ऑथर के अलावा और कोई एम्प्लॉय, स्टूडेंट, ऐसे अलग अलग टेबल्स बना के देखें और अलग अलग व्यूज़ बनाए और अलग अलग URLs बनाए उनके लिए, और अलग अलग URLs पे अलग अलग का आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के देख सकते हैं, या फिर आप इनकी वैल्यू भी प्रिंट करा के देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी अभी। सो दिस इज़ ऑल। एंड हम क्या है, आगे की वीडियो में अभी ORM को अच्छे से पढ़ेंगे, और हम क्या अच्छे से पढ़ेंगे, दूसरा जो भी फील्ड्स हैं फॉरेन की हैं उन सबको भी अच्छे से देखेंगे। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू रजिस्टर एंड व्यू जेंगो मॉडल्स इन एडमिन इंटरफेस। तो अभी तक हमने एडमिन इंटरफेस नहीं पढ़ा है, तो हम अभी एडमिन इंटरफेस पढ़ेंगे, जहाँ से आपको और इजीली समझ में आएगा। आपको यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे SQL में आप डायरेक्टली एडमिन इंटरफेस में देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हैं। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट सुपर यूज़र। तो विदाउट क्रिएटिंग सुपर यूज़र यू कैन नॉट एक्सेस एडमिन इंटरफेस। तो एडमिन इंटरफेस एक्सेस करने के लिए आपको सुपर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं यह आना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे फेकर मॉड्यूल टू पॉपुलेट सैम्पल डेटा एंड प्रैक्टिकल। तो फेकर मॉड्यूल जो होता है उस मॉड्यूल का हम यूज़ करते हैं टू पॉपुलेट द सैम्पल डेटा इन आवर डेटाबेस। तो अभी तो हमने एक सिंगल जो डेटा है, ये हर्ष और उसकी बर्थ डेट और सिटी, ये चीज़ ऐड करी है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम फेक डेटा जो है वो पूरे डेटाबेस में बढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से, हमको कितनी रोज़ बढ़नी है, जैसे 10 हो गई, 20 हो गई, हम 100 भी बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे फेक डेटा भरा जाता है हमारे डेटाबेस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आपको मॉडल्स और माइग्रेशंस अच्छे से समझ में आया होगा। ORM हम और अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।